अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल केस हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब बेसिकली हम केस हिस्ट्री मेथड को पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या है। केस हिस्ट्री मेथड एक रिसर्च मेथड है जिसे हम साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जो क्लाइंट सफ़र कर रहे हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, उनकी जब हम लोग एज साइकोलॉजिस्ट उनकी केस लिखते हैं तो ऑब्वियसली कहीं रिकॉर्ड तो हमने रखना होता है ना, तो उसका रिकॉर्ड हम केस हिस्ट्री की फॉर्म में रखते हैं। केस हिस्ट्री लिखने का तरीका हमारे पास मौजूद है। तरीका किस तरह से मौजूद है कि पहले हम लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग ऑफ केस हिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली ये एक्नॉलेज करते हैं कि हम केस हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जी एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट में हम लोग शुक्रिया कह रहे होते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें कोई केस दिया या हमारी मदद की केस रिपोर्ट बनाने के अंदर। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में बेसिकली ये सारी हेडिंग्स हमने कवर की हुई हैं इस केस हिस्ट्री के अंदर। ये हेडिंग्स जा रही हैं 1 से 21 तक। यहाँ तक हेडिंग सारी कवर करनी है हमें अपनी केस के अंदर। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी बायोडाटा लेते हैं हम अपने क्लाइंट का। बायोडाटा किस तरह लेते हैं? पहले उसका नाम, एज, जेंडर, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर क्या है जी? आपके क्लाइंट का नंबर कौन सा है पैदा होने वाला, वो फर्स्ट नंबर पे पैदा हुआ है, सेकंड नंबर पे पैदा हुआ है, थर्ड नंबर पे पैदा हुआ है। इसे बोलते इस तरह है, या फर्स्ट बॉर्न है आपका क्लाइंट, सेकंड बॉर्न है या थर्ड बॉर्न है, उसका जोन सा भी नंबर है वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आपका क्लाइंट मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है या विडो है, सिंगल है, जो भी है वो आप लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद फादर के बारे में बताते हैं, अलाइव हैं या डाइड हैं, जो भी हैं, मदर्स अलाइव हैं डाइड हैं। सिबलिंग्स, बहन भाई कितने हैं और क्या करते हैं। मदर लैंग्वेज क्या है उसकी, रिलीजन क्या है, इन्फॉर्मेंट कौन है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपका क्लाइंट दे रहा है या क्लाइंट के साथ कोई बंदा है वो दे रहा है। मेरा जो केस था यहाँ पे क्लाइंट की मदर बता रही थी और क्लाइंट खुद भी बता रहा था। अगली पास हमारे पास आती है रीज़न ऑफ रेफरल, जो कि मैंने भी बोल्ड किया हुआ है। रीज़न ऑफ रेफरल कि आप क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास आए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं साइकाट्रिक असेसमेंट कि हम साइकोलॉजिस्ट की उसकी मदद लेने आए हैं कि वो किसी तरीके से हमें गाइड करे, हमारी जो जो सिम्टम्स आ रही हैं इनको कम करे। उसके बाद सोर्स ऑफ रेफरल पे हम लिखते हैं कि आपको किस बंदे ने कहा है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ से मेडिसिन लें। तो वहाँ पे हम डॉक्टर जिसका भी नाम होता है उसको बताते हैं। मे बी वो आपका कोई दोस्त हो, मे बी आपका कोई रिलेटिव हो। लेकिन ये जो मेरा केस था इसके अंदर एक डॉक्टर थे साइकाट्रिस्ट, उन्होंने रेफ़र किया था कि मेरे पास आपके क्लाइंट का इलाज नहीं है, आप इसको किसी साइकोलॉजिस्ट को बताएं। तो इस तरह वो क्लाइंट मेरे पास आए थे। उसके बाद आगे हम लिखते हैं जी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में बेसिकली हम बात करते हैं कि क्लाइंट ने जो जो सिम्टम्स बताए हैं उनको लिखते हैं क्लाइंट के वर्बेटम के अंदर। क्लाइंट के वर्बेटम में लिखने का क्या मतलब है कि आपने उसी ज़ुबान में लिखना है जिस ज़ुबान में क्लाइंट ने आपको बताई, चाहे वो पंजाबी में बताए चाहे उर्दू में। जिस तरह क्लाइंट ईजी होता है आप उसको ईजी ही रहने दें। और ये ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है कि 1 ईयर से मेरे क्लाइंट को ये सिम्टम्स आ रहे थे। हम अपने हैंड से लिखते हैं मोस्टली। सिम्टम्स जो भी होते हैं ना हैंड से लिखी जाती हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में बेसिकली हम क्लाइंट की सारी फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं। क्लाइंट के फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, सिबलिंग्स कितने हैं और मदर और फादर का रिलेशन किस तरह है, घर में कौन कौन रहता है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन किस तरह का है। बेसिक ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी साइकोलॉजिकल इलनेस। आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है जो आपकी फैमिली के थ्रू या आप तक पहुंचा हुआ है, जीन्स के थ्रू पहुंचा हुआ है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस में बेसिकली यही बात की जाती है कि आपके कोई ऐसी ख़ानदानी बीमारी तो नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टमक प्रॉब्लम, वीक आई साइड वगैरह। उसके बाद कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें हमारे जीन्स में भी तो मौजूद होती हैं सम टाइम। तो वो रिपोर्ट करते हैं कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि कोई जीन्स में मौजूद है आपको ये डिसऑर्डर्स। तो अगर वो हैं तो वहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट को। उसके बाद हम लिखते हैं पर्सनल हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं कि क्लाइंट स्टार्ट से लेके अभी तक उसकी एज, जब से वो पैदा हुआ है वहाँ से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस लाइफ में आए हुए हैं, या वहाँ पहले कैसा था अब कैसा था। और क्लाइंट ने नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव किया, उसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही थी या डिले थी। यहाँ पे इस पैराग्राफ में सारी बातें बताई जाती हैं। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है नो ऑक्यूपेशनल और मैरिटल हिस्ट्री।
मेरे केस के अंदर नो ऑक्यूपेशनल मतलब क्लाइंट अनएम्प्लॉयड था, वो कोई भी जॉब नहीं करता था। मैरिटल हिस्ट्री में बेसिकली ये आता है कि वो शादीशुदा अगर है तो वहाँ पर फिर उसकी वाइफ और हस्बैंड के दरमियान जो रिलेशन है उसके बारे में लिखा जाता है कि उनका आपस में किस तरह का लिंक है। उसके बाद प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, इसमें बात की जाती है कि आपको ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अभी आ रहा है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, इनके आने से पहले जब आप नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार रहे थे तो आपकी पर्सनालिटी किस तरह की थी। उसके बाद बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि अभी आपको कब से सिम्टम्स आ रही हैं और कौन कौन सी सिम्टम्स आ रही हैं और कितने अरसे से आ रही हैं। यहाँ पे हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं, फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था, अब सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है क्लिनिकल असेसमेंट, मतलब हम एज ए साइकोलॉजिस्ट किस तरह अपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले बात करते हैं कि एक क्लिनिकल असेसमेंट की 2 टाइप्स हैं, एक फॉर्मल असेसमेंट है, एक इनफॉर्मल असेसमेंट है। फॉर्मल असेसमेंट में क्या किया जाता है, हम कोई साइकोलॉजिकल टूल, जैसे कि डॉक्टरों के पास डिफरेंट औजार होते हैं ना चीज़ें मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह हम साइकोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट पेपर्स होते हैं बने हुए, जो कि हम क्लाइंट की सिम्टम्स का अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ करते हैं। उन्हें कहते हैं फॉर्मल असेसमेंट। और इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या जाता है, बेसिकली कोई इंटरव्यू टेक्निक इस्तेमाल की जाती है सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इस केस के अंदर बात करें हम इनफॉर्मल असेसमेंट की, जो कि है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया, क्लाइंट का जो बिहेवियर जैसा मुझे लगा, जो चीज़ मैंने नोट की उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी, अपीयरेंस क्लाइंट की कैसी थी, स्पीच पैटर्न किस तरह का था, वो बोल किस तरह रहा था, थॉट पैटर्न किस तरह का था क्लाइंट का ओरिएंटेशन कैसा था। इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट को अपने प्रेजेंट के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। अटेंशन कंसंट्रेशन, क्लाइंट आपकी बातों को कितनी अटेंशन दे रहा था या चीज़ों को वो किस तरह से अटेंशन दे सकता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्लाइंट की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस तरह की थी, यहाँ पे ये रिपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल लव, हेट, सिंपैथी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी। एब्स्ट्रैक्ट वो थिंक होती है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। ये सारी फीलिंग्स जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, इनके बारे में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं क्लाइंट की मेमोरी किस तरह की थी, क्लाइंट का इंसाइट किस तरह का था। इंसाइट कहते हैं क्लाइंट की फीलिंग्स अबाउट देयर सेल्फ, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में किस तरह का सोचते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है केस फार्मूलेशन। केस फार्मूलेशन में हमने जितने ऊपर केस हिस्ट्री ली है ना, उसको समराइज़ कर देते हैं एक पैराग्राफ में, जैसे हम कहते हैं ना प्रेस ही कर देना, एक पूरे आर्टिकल की प्रेस ही कर देना। यहाँ पे वही हम प्रेस ही या समरी कर देते हैं, पूरे केस हिस्ट्री को एक छोटे से पैराग्राफ में लिख देते हैं। केस हिस्ट्री जो होता है ना, हमारी केस हिस्ट्री का निचोड़ होता है कि कोई बंदा जो इतनी लंबी नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ आपके केस फार्मूलेशन पढ़ ले तो उसे समझ आ जाती है एक क्लाइंट को क्या डिसऑर्डर है या क्या क्या सिम्टम्स है, सारी इन्फॉर्मेशन उसे इस पैराग्राफ से मिल जाती है। ऑब्वियसली ये लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक ही दफ़ा हमें नहीं आ जाता, कुछ मैं भी आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह, तो हम लिख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं जी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं कि डायग्नोसिस में हम अपने क्लाइंट का डिसऑर्डर का नाम लिखते हैं कि क्लाइंट को ये डिसऑर्डर है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, आगे कोड दिया हुआ है। ये कोड मैंने किस तरह दिया हुआ है कि हमारे साइकोलॉजिस्ट के पास एक बुक होती है, DSM उसका नाम है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके अंदर जितने भी आज तक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वेंट हो चुके हुए हैं या फिर रिकॉग्नाइज हो चुके हुए हैं, उन सब की डिटेल दी हुई है DSM के अंदर। तो ये जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये इस कोड के अंदर, कोड नंबर पे, हर चीज़ का एक कोड होता है ना, इस तरह इस कोड पे ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लिखा हुआ है। अगर आपने इस डिसऑर्डर को DSM से पढ़ना है तो आप ये कोड फाइंड करें और वहाँ पे आपको ये डिसऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी प्रोग्नोसिस में। प्रोग्नोसिस में बेसिकली बात करते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट क्योरेबल है या नहीं है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो फेवरेबल होगा या नहीं। वो किस बेस पे करता है कि हम प्रोग्नोसिस 3 फैक्टर्स की बेस पे करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और टाइप्स ऑफ इलनेस के, इलनेस बीमारी किस किस्म की है। यहाँ पे हम पहले रिस्क फैक्टर लिख देते हैं जो कि एक बीमारी काज कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोटेक्टिव फैक्टर दूसरी साइड पे लिखते हैं जो कि डिसऑर्डर की सिम्टम्स जो है ना उसको कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, वो लिख दिए। लास्ट पे एक लाइन पे हम लिख देते हैं कि डायग्नोसिस इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फेवरेबल,
क्योंकि मैंने देखा कि क्लाइंट के जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब मैंने इस केस के अंदर क्लाइंट को बता दिया कि इनको एंजाइटी है। अब मैंने एंजाइटी मैयर तो करनी है किस लेवल की एंजाइटी है, मॉडरेट है, सीवियर है या फिर माइल्ड है। मैंने किस तरह मैयर की एंजाइटी इनकी, मैंने स्केल यूज़ किया है, हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल। ये गूगल पे भी मौजूद है, वैसे भी हम साइकोलॉजिस्ट के पास मौजूद होता है। तो ये पेपर, इस पे लिखे हुए होते हैं क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। तो उनकी हम स्कोरिंग करते हैं, उसी तरह नंबरिंग देते हैं उनको। तो ये जो मेरा क्लाइंट था उसकी स्कोरिंग आई थी 32। ऊपर मैंने स्कोर की रेंज भी लिखी हुई है। अगर क्लाइंट का स्कोर होता है 0 to 17 के दरमियान तो उसको माइल्ड एनजाइटी है। 18 to 24 है तो इसका मतलब मॉडरेट एनजाइटी है। अगर क्लाइंट का स्कोर 25 to 30 आता है इस स्केल के ऊपर, इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को सीवियर एनजाइटी है। ठीक है। और अगर 3 से ऊपर चला जाता है तो वो सीवियर की कैटेगरी में ही आता है। मैनेजमेंट प्लान और ट्रीटमेंट, ठीक है, इसे मैनेजमेंट प्लान भी बोलते हैं, ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बेसिकली डिसाइड करता है कि मैंने अपने क्लाइंट को कौन सी थेरेपी देनी है उसका इलाज करने के लिए। शॉर्ट टर्म गोल्स में सबसे पहले होता है रैपो डेवलपमेंट। रैपो किस तरह डेवलप की जाती है? क्लाइंट से बात करके एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम किया जाता है क्लाइंट के साथ कि मैं तुम्हारा हम क्या कहते हैं उसे, मैं तुम्हारा हम नवा हूँ, तुम्हारे हक़ में बात करूँगा, तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं उसे कहते हैं रैपो डेवलप करना। क्लाइंट काउंसलिंग करता है अपने क्लाइंट की, ये जो साइकोलॉजिस्ट है काउंसलिंग करता है अपने क्लाइंट की, उसके बाद कोई थेरेपी देता है उसको। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देता है अपने क्लाइंट को उसकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए। लास्ट पे लिमिटेशंस लिखते हैं कि आपको ये सारी केस हिस्ट्री लिखने के दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आए। यहाँ पे मेरे पास 2 मुश्किलात सिर्फ मैंने मार्क की थी। एक तो था कि लैक ऑफ कन्वीनियंस टू विजिट हॉस्पिटल, कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी तो वो लोकल आते थे धक्के खा के, तो इस वजह से वो मेरे पास आने से अवॉइड करते थे। दूसरी लिमिटेशन मैंने दी थी टू हॉट वेदर। ठीक है, जिन दिनों में मैंने ये केस लिखा था उन दिनों बहुत गर्मी थी, तो वो जो क्लाइंट है ना वो जब भी आता था मेरे पास तो घबराया होता था, थका हारा होता था कि मैं इतनी गर्मी में ट्रैवल करके आया हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लोग घबराते हैं साइकोलॉजिस्ट की फ़ीस देने को। तो मोस्टली लोग इसी वजह से आपके पास आते नहीं आपका अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कि ये साइकोलॉजिस्ट हमें दवाई देते कोई नहीं है, सिर्फ हमसे बातें करते हैं और हमसे पैसे ले लेते हैं। बेसिकली ये लिमिटेशंस होती हैं हमारे केस के अंदर। मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई मसला आता है, कोई क्वेश्चन, तो आप काइंडली मुझसे जूम क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।